हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या एनसीईआरटी क्लास 9th का विज्ञान के बुक को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कल के वीडियो में हम लोग ने देखा है कि अध्याय 1 में जो है हम लोग ठोस द्रव गैस के बारे में जो अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ क्लास 9th साइंस के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से वीडियो को देख लीजिए। आज उसी चैप्टर का जो है हम लोग का आज दूसरा पार्ट होगा, जिसमें जो है आज हम दूसरे पार्ट में जो है ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रथम पार्ट जो है आपको देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप दूसरा पार्ट को देखिए। ठीक है, अभी तक इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचते रहेगा कि इस पढ़ाई से रिलेटेड जो है इस चैनल पर क्या वीडियो डाला जा रहा है। अब वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर कीजिए। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, जहाँ हम लोग छोड़े हुए थे उसके आगे की ओर जो है आपका टॉपिक होगा मैंने इसी चैप्टर का, जिसमें आपका पढ़ेंगे हम लोग क्या पदार्थ अपनी अवस्था को कैसे बदल सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, यहाँ से प्रश्न उठता है, तो देख लेते हैं। तो अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल जो होता है पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, यानी ठोस में भी, द्रव में भी और गैस के रूप में भी रह सकता है। तो यहाँ से आप इस लाइन को आप नोट कर सकते हैं कि जल जो है आपके पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। चलिए तीन अवस्थाओं को देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले जल आपका ठोस अवस्था जो है बर्फ के रूप में होता है, और वहीं द्रव के रूप में जल हो जाता है, एवं गैस के रूप में जो है जलवाष्प हो जाता है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और क्या हमें इस प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्नों का उत्तर। क्रियाकलाप के माध्यम से दिया हुआ है कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा। ठीक है, तापमान का परिवर्तन का प्रभाव। सबसे पहले एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा ले एवं चित्र 1.6 के अनुसार, आपका बगल में चित्र देगा उसको भी हम दिखाएंगे, 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। फिर उसके बाद धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू कर दे। ठीक है, मैंने आग जलाई है उसे धीमा जो है उसको आंच पर उसको गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर ले उसे, और जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट कर ले। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रक्षेपण को आप नोट कीजिए, और अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें। ठीक है, छड़ को लाइए और बीकर में उसे यानी डालिए और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखे रहें जब तक कि अधिकतर जल वाष्प न बन जाए। जब तक आप नजर रखिए जब तक जो है वाष्प के रूप में जो है वह ऊपर ना निकले। ठीक है, जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रक्षेपण को नोट करें। यह सब नोट करने के बाद आपका क्या निष्कर्ष निकलता है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये भी लाइन को आप नोट कर लीजिए कि ठोस के तापमान को जब बढ़ाते हैं हम लोग तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं और ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं, और एक अवस्था ऐसी भी आती है जब ठोस पिघलकर जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले लाइन पे चलते हैं। जो हम लोगों ने क्रियाकलाप देखे हैं वो चित्र के माध्यम से आपका इस चैप्टर में बताया गया है, देख लीजिए आप लोग। लोहे का स्टैंड दिया हुआ है, थर्मामीटर और कांच की छड़, बीकर रखा गया है, बर्फ है। उसके बाद यहाँ जो हम लोग कम आंच पर जो उसको जलाए हैं वो बर्नर हो गया आपका। ठीक है, उसके आगे कह रहा है कि जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। तो इस लाइन को भी आप नोट कर सकते हैं कि जिस न्यूनतम ताप पर ठोस आपका जो पिघलता है और पिघलकर जब द्रव में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है, आपका गलनांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है।
बर्फ का गलनांक आपका कितना होता है केल्विन में, तो 273.15 केल्विन होता है। इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो संगलन कहलाता है। क्या कहलाता है? संगलन कहलाता है। पता है आपका, तो संगलन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन के पहले आपका एक नोट दिया हुआ, उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। नोट में दिया हुआ है कि तापमान की अंतर्राष्ट्रीय माने एसआई मात्रक केल्विन होता है और 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन होता है। सुविधा के अनुसार हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन के रूप में भी हम लोग लिखते हैं। तापमान को माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए, यह इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर तापमान का माप जो है आपका केल्विन से अगर सेल्सियस में बदलना हो तो तापमान से 273 आपको घटा दीजिए, ठीक है। और वहीं आपका इसके रिवर्स दिया जाए कि सेल्सियस से केल्विन में आपको बदलना हो तो तापमान में क्या कर दीजिए, 273 को जोड़ दीजिए, ठीक है। कन्वर्सन से क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है आपका, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। यहाँ से क्या कहलाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। इसके आगे दिया है कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। इसे भी नोट कीजिए कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान क्या होता है, समान रहता है। ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। ऐसे में क्या कहता है, ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है कि कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है और यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इस यहाँ से यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसे क्या कहते हैं, प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं, ठीक है। उस जल को जब ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण क्या होता है आपका, अधिक तेजी होने लगता है। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाते हैं और वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं कि इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू होता है और वायुमंडलीय दाब पर माने वायुमंडलीय दाब के जिस तापमान पर द्रव जो है उबलना शुरू कर देता है आपका, ठीक है, उसको क्या कहता है, क्वथनांक कहलाता है। तो इसे भी आप लोग नोट कीजिए। क्वथनांक समिष्ट गुण है और द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन, ठीक है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 यानी 373 केल्विन तापमान होता है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं, तो इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है, ठीक है। 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस मैंने केल्विन में 373 और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प, चलिए अगले, भाप तथा वाष्प जो है के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। यहाँ ठोस अवस्था को दर्शाया गया है। जब ठोस अवस्था में जब हम हीट देंगे यानी ऊष्मा को देंगे तो यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, फिर ऊष्मा दीजिएगा तो आपका गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। उसी रूप में अगर हम देखेगा रिवर्स आते हैं तो गैसीय अवस्था से अगर शीतलन बढ़ाया जाए
यानी ठंडक को बढ़ाया जाए तो यह द्रव अवस्था में, और फिर शीतलन दिया जाए तो यह ठोस अवस्था में जो है परिवर्तन होता है। तो ठोस से गैस में जाने के लिए अब ऊष्मा देना पड़ेगा, और गैस से ठोस में जाने पर जो है आपको शीतलन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलने पर हम पदार्थ का अवस्था एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल सकते हैं। हमने ऊपर देख लिया है, ठीक है, किस तरह हम लोग हीट देने पर वो बदलता था। और हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, और गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ है जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना वह ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। अब चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं, तो देखिए, ऐसा करने के लिए क्या, तो जब आपका द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बना वह ठोस में परिवर्तित होता है, तो इसमें क्रियाकलाप के माध्यम से दिया हुआ है कि थोड़ा सा कपूर ले और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दे। मैंने चीनी का जो है प्याली जो है, मैंने कटोरा को बोल रहा है या कप को, प्याली में डाल दीजिए, और एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दे, और इस कीप के एक सिरे पर रुई और एक टुकड़ा रख दे। मैंने एक सिरे पर रुई रख दीजिए, रुई का टुकड़ा, जैसा कि चित्र 1.7 में दर्शाया गया है कि अब धीरे धीरे गर्म करे और ध्यान से देखे। देखिए यहाँ उसी बात को यहाँ कीप दर्शाया गया है, आपका रुई का टुकड़ा रखा गया है और चीनी के मिट्टी की प्याली है, और इसे बर्नर पर जो है उससे थोड़ा हीट किया जाता है। ठीक है, कपूर को यह उदाहरण के रूप में बताया गया, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चला के देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि इतना करने के बाद आपका, इधर आइए, आपका उपयुक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए निष्कर्ष निकलता क्या है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इस लाइन को यहाँ से यहाँ आप लोग नोट कर लीजिए। क्या कहते हैं, जब द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना या ठोस अवस्था में अगर बदल जाता है आपका, तो उससे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ये जो चारों लाइन जो है आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द्रव से ठोस में ऊर्ध्वपातन और गैस से सीधे ठोस में प्रक्रिया को क्या कहता है, निक्षेपण कहलाता है। तीन बातों को आप लोग नोट कर लीजिए। अगला दिया हुआ दाब में परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, दाब में क्या परिवर्तन होता है देख लेते हैं। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा, और क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने पर या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। चलिए इन सभी को देखते हैं। ठीक है, तो दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। जब आप उसको दाब बढ़ाइएगा तो पदार्थ के कण जो होता है वो आपस में जो है कहता है मैंने पास आ जाएगा, यानी समीप आ जाएगा। उसी बात को याद दिया गया है। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। ठीक है, ये भी लाइन आप लोग नोट कर लीजिए। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है, तो वहीं बताया गया कि इसे उच्च दाब पर अगर संग्रहित किया जाता है, जब वायुमंडलीय दाब का माप क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर हो। ठीक है, 1 माने एटीएम के बराबर हो, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना वह सीधे गैस में क्या होता है, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब वायुमंडलीय दाब को कितने एटमॉस्फेयर पर, तो 1 एटमॉस्फेयर पर गर्म किया जाता है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो क्या होता है कि वो सीधे गैस में परिवर्तित है, द्रव अवस्था से आए बिना वह गैस में जो है आपका बदल जाता है। तो ये भी लाइन को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला लाइन पर चलते हैं। गैस में परिवर्तित हो जाता है। आगे क्या दिया हुआ है कि यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो यहां से यहाँ लाइन में आपका इंपॉर्टेंट है कि माने ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ के नाम से किसे जाता था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा यह तय होती है। ठीक है, ये जो आपका जो चार्ट दिया हुआ है चित्र के माध्यम से जो बताया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग नोट, जिस तरह आपको दिया गया उसी तरह आप कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए इस चीज़ों को हम लोग पहले पढ़े भी हैं। ठीक है, उसी को यहाँ पर एक लाइन दे दिया हुआ है, जहाँ दिया है कि ठोस से आपको अगर गैस में बदलना हो तो आपका क्या कहलाता है कि ठोस से अगर गैस में बदल जाता है तो आपका ऊर्ध्वपातन होता है, और वहीं गैस से आपका ठोस में जाएगा तो आपका क्या होगा, निक्षेपण हो जाएगा। क्या होगा, निक्षेपण हो जाएगा। कि ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन और गैस से ठोस निक्षेपण।
वहीं गैस से आपको द्रव में अगर जाना हो तो क्या होगा था, संघनन कहलाता है। और वहीं द्रव से आपको गैस में जाना हो तो वाष्पीकरण के माध्यम द्वारा जो हम लोग लाया जाता है। वहीं बात करें अगर द्रव से ठोस में तो आपका जमना कहलाता है, और वहीं ठोस से द्रव में अगर जाना हो तो उसे संगलन कहते हैं। तो इन सभी बातों को पीछे हम लोग देख भी किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का रूपांतरण, ठीक है, तीनों अवस्थाओं में क्या होता है, पदार्थ अवस्था का दिया हुआ है कि वाष्पीकरण क्या है। लिखे, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है, या प्रश्न उठता है। क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? तो जल को खुला छोड़ देने पर वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण का। ठीक है, जल को जब खुला छोड़ देते हैं कैसे वाष्प में जो है वह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर आगे जाने से पहले फिर लाइन आपका दिया हुआ है नोट में कि एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। दाब का मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। यहाँ से पूछेगा कि एक एटीएम यानी एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, तो 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल। वायुमंडल में वायु दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, और समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और उसे सामान्य दाब कहा जाता है। क्या कहता है, सामान्य दाब कहा जाता है। चलिए अगले लाइन पर चलते हैं। अगला लाइन फिर दिया हुआ है कि गीले कपड़े सूख जाते हैं। वाष्पीकरण का ही आपको उदाहरण यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो गीले कपड़े सूख जाते हैं, और इन दोनों उदाहरण में जल का क्या हुआ। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। तो इस लाइन को भी नोट कीजिए। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहते हैं। यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ से वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्रियाकलाप के माध्यम से। एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं। सबसे पहले किसको, तो वाष्पीकरण को कौन कौन से प्रभावित करेगा। एक प्रखनली में 5 ml जल ले और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। जल लीजिए 5 ml और उसे खिड़की और जंगले के पास रख दीजिए। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दे। रखने के बाद खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दे। अब इतना करने के बाद आप क्या कीजिए, कमरे का तापमान को नोट कीजिए और इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट कर ले। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रक्षेपण को लिखे। ठीक है, वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों को बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि इन सभी चीजों को आप करने के बाद कि वाष्पीकरण के निम्नलिखित तत्वों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। चलिए देखते हैं क्रियाकलाप किए और उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर हम जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि सतह के क्षेत्र का बढ़ने से भी वाष्पीकरण की दर जो है साथ बढ़ती है। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है और सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे कपड़े सूखने के लिए हम उन्हें क्या होते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, क्या होता है, फैला देते हैं। चलिए अगला लाइन पर। फैलाने के बाद क्या होता है कि तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, देखिए आर्द्रता में कमी के कारण भी आपका वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं और किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा, घट जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको नोट कीजिए कि कणों की मात्रा अगर पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होता है, आपका घट जाएगी।
वायु की गति में वृद्धि हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, आपका घट जाती है। चलिए अगला लाइन पर वाष्पीकरण के शीतलता कैसे होती है, इसको देखते हैं पहले। तो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण के दौरान हम कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। तो जब खुली बर्तन में हम जब द्रव को रखते हैं तो वह क्या होता है, हमेशा निरंतर यानी कॉन्टिन्यूअस जो है वह क्या होता है, उड़ जाता है, वाष्प के रूप में उड़ता है। उसी बात को लिखा गया है। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण क्या होता है, शीतलता होता है। ठीक है। और जो वाष्प आपका उड़ता है उसके बाद मैंने उड़ जाने के बाद क्या होता है कि वहीं आपका शीतलन का महसूस कराता है। जब आप एसीटोन यानी यह नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव है को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, तो दिया हुआ है कि इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर क्या होता है, शीतलता यानी ठंडक महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर क्या होता है, जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण से गुप्त उष्मा गर्म सतह को क्या होती है, शीतलता बनाएगी यानी ठंडक बनाएगी। तो क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? तो देखिए, तो यहाँ को और उदाहरण दिया कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। ये सब आपका शीतलन का ही बारे में, वाष्पीकरण के शीतलन के बारे में बताया गया। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो देखिए शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसे चलिए अगला लाइन पर। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त उष्मा के बराबर उष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतलन हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर क्या होता है कि वायुमंडल में आसानी से क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल के बूंदे क्यों नजर आती हैं? तो किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं और जल्दी ही बर्तन के बाहरी सतह पर हमें जल के बूंदे नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा जो होती है, जल वाष्प की जो ऊर्जा जो है आपका पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में क्या होता है कि नजर आता है। इस चार्ट को देख लेते हैं, थोड़ा मात्रक के रूप में है। कुछ मापने योग्य राशियां और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तापमान को हम केल्विन में मापते हैं, उसे के से प्रतीक है। इसका लंबाई को मीटर में मापते हैं और स्मॉल एम से इससे प्रतीक है। संहति किलोग्राम है, इससे केजी इसका प्रतीक हो गया। भार का आपका न्यूटन मात्रक हो गया और इसे एन के द्वारा दर्शाया जाता है। आयतन का आपका घन मीटर हो गया, मीटर क्यूब के द्वारा दर्शाया जाता है। और घनत्व तो जो है आपका किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, जिससे इसका प्रतीक क्या है, तो केजी मीटर माने प्रति मीटर क्यूब है। और दाब का आपका पास्कल हो जाता है, यानी पीए के द्वारा जिससे प्रतीक है। और इसी के साथ जो है हम लोग का अध्याय 1 जो है एनसीईआरटी जो क्लास 9 का हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस विज्ञान में, ठीक है, उसका आपका खत्म हो गया। ठीक है, 2 वीडियो के माध्यम से जो है हम लोगों ने इसे खत्म किया है। ठीक है, वीडियो कैसा लगेगा आप लोग कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। क्या इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग जरूर वीडियो में आप लोग कमेंट के द्वारा बताइए। ठीक है, और वीडियो को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर अगला आपका इससे अगला चैप्टर को भी आपको कराया जाएगा। इस तरह जो है जितने भी चैप्टर है क्लास 9 में जो है सभी साइंस को हमको खत्म करेंगे और खत्म करने के बाद जो है हम लोग 10th क्लास पर चलेंगे। ठीक है, अभी तक इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जो आपके पास पहले पहुंचेगा और वीडियो आपके पास क्या क्या डाला जा रहा है आपके पास पहले वहाँ आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट अध्याय के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।